Hello class 12th, welcome to the channel Economics Classes by Gaurav Dudeja and welcome to 15 minutes revision series। 15 मिनट रिवीजन सीरीज में हम लोगों ने नेशनल इनकम शुरू किया हुआ है और नेशनल इनकम की आज बिल्कुल लास्ट क्लास होने वाली है क्योंकि थियोरिटिकल पोर्शन हमारा बचा हुआ है। हमने सारे प्रैक्टिकल मेथड्स कर लिए हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। आज हम करेंगे नेशनल इनकम की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। और ऐसा मत सोचना कि नेशनल इनकम में से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल्स आते हैं, थ्योरी भी आती है जो 4 नंबर से 6 नंबर की थ्योरी आ सकती है। 6 मार्क की थ्योरी में क्या क्या टॉपिक्स हैं ये शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता। चैप्टर नंबर 4 से ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो आने के चांसेस 90% से भी ज्यादा होते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी को बिल्कुल भी स्किप ना करें। दैट इज मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की थ्योरी की बात कर रहा हूं। प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं और आई होप आपने भी कर लिया होगा। असाइनमेंट मैंने डाल दिया टेलीग्राम चैनल पर, आपने डाउनलोड किया होगा और क्वेश्चंस किए होंगे। तो आज हम कर रहे हैं नेशनल इनकम की मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। नेशनल इनकम थ्योरी चैप्टर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से। ओके, अब सुनो ध्यान से कि करना क्या है। सबसे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 4 का जो नोट्स पोर्शन है ये खोल लेंगे। नोट्स में आप देखेंगे कि आपको दिखेगा कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड्स की हमें यहां पर प्रिकॉशंस दी हुई हैं। और प्रिकॉशंस तीनों मेथड की मैं बोलता हूं 80% प्रिकॉशन सेम है। इन प्रिकॉशन के बेस पे क्वेश्चन क्या बनता है, क्या थ्योरी बनती है, ये मेरे को बताना आपका बनता है। तो इन प्रिकॉशन के बेस पे आपने देखा होगा कि नेशनल इनकम थ्योरी में आपको 3 पॉइंट आ जाते हैं कि ये चीज नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी। रीजन के साथ बताओ। रीजंस नहीं आते तो गलत हो जाता है और ये 6 मार्क का क्वेश्चन मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा। तो प्रिकॉशंस नहीं आती तो वो पॉइंट्स जो 6 मार्क के आते हैं वो आप नहीं कर पाओगे। तो प्रिकॉशंस को बहुत ध्यान से सुनना है और प्रैक्टिकल करने के बाद प्रिकॉशन थोड़ी सी क्लियर हो जाती है क्योंकि बच्चों को पता होता है कुछ ना कुछ कि हाँ कि ये नहीं आता और ये आता है। चैप्टर नंबर 2 की थ्योरी करने के बाद थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बेस पे पॉइंट्स आएंगे। मैं आपको बता दूं कि टोटल मेरे पास 4 टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 4 की थ्योरी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। आपके पास 4 टॉपिक हैं। सबसे पहला प्रिकॉशंस तीनों मेथड की, दूसरा टॉपिक है डबल काउंटिंग, तीसरा टॉपिक है रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी विद जीडीपी डिफ्लेटर यानी प्राइस इंडेक्स, उसको न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। चौथा टॉपिक है लास्ट टॉपिक जीडीपी एंड वेलफेयर की लिमिटेशंस। ये 4 टॉपिक नेशनल इनकम थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। तो सबसे पहले कर रहे हैं हम प्रिकॉशंस। बहुत सिंपल प्रिकॉशन है, आपका रीजन बिल्कुल सही होना चाहिए जब ये वाले पॉइंट्स आएंगे। कौन से पॉइंट्स? इंक्लूडेड एंड नॉट इंक्लूडेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स, देखो वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस हम करने जा रहे हैं। प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि किसको नेशनल इनकम में लिया जाए और किसको ना लिया जाए, क्या क्या बातें ध्यान में रखी जाए व्हाइल मेजरमेंट नेशनल इनकम। अब इसमें सबसे पहली प्रिकॉशन आपके पास है कि इंटरमीडिएट गुड्स। आप लोग मुझे बता दो कि क्या आप इंटरमीडिएट गुड्स को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते थे? बिल्कुल भी नहीं करते थे। इंटरमीडिएट गुड्स को तो हम माइनस करते थे और इंटरमीडिएट गुड्स तो बनके तैयार ही नहीं हुई है, तो नेशनल इनकम में कैसे ले लेंगे? तो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड सबको पता है, बट रीजन सबको नहीं पता होता। तो इसका रीजन आपको देना है, दे आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज अभी ये फाइनल तरीके से बनी नहीं है, इसमें वैल्यू ऐड नहीं हुई है, ये डायरेक्ट कस्टमर को या कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो इसको नेशनल इनकम में हम नहीं ले सकते। अगर ले लिया तो बाद में इसकी वैल्यू फिर से काउंट होगी, डबल काउंटिंग कर सकती हैं, तो इसको हम नहीं लेते। तो पहली प्रिकॉशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसके बेस पे कोई भी पॉइंट आ जाए तो आप नेशनल इनकम में नहीं लोगे। इंटरमीडिएट गुड्स में ये भी था कि जो गुड्स सेम ईयर में रीसेल हो सकती हो वो भी इंटरमीडिएट होती हैं, तो उनको भी नहीं लेना भाई, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। अब है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। आप सब जानते हो हमेशा हम फाइनल गुड्स लेते हैं, न्यू गुड्स लेते हैं। सेकंड हैंड गुड्स एक बार पहले काउंट हो चुके हैं नेशनल इनकम में, फिर से काउंट क्यों करेंगे? लेकिन जो पर्सन सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज करता है उसकी कमीशन नेशनल इनकम में आ सकती है बच्चों, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो और दूसरी चीज मैंने आपको बहुत बार बताई है वैल्यू एडेड मेथड में कि अगर आप बात कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स की,
वो तो आता है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हो सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विस की, तो वो नहीं आता, क्योंकि उसको मेजर, उसकी वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते हम। सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विस होता क्या है। आपके घर में ही अगर आपकी मदर, आपके सिस्टर, है ना, कोई भी, या किसी की वाइफ अगर घर में काम कर रही है एज अ हाउस वाइफ, तो उसकी मार्केट वैल्यू जो सर्विसेज के एस्टिमेट नहीं कर सकते हम, है ना। तो उसको नेशनल इनकम में कैसे लिया जाए? तो उनको नहीं लिया जाता, है ना। अगर कोई मेड सर्विस दे रही है घर पर अपना साफ सफाई करने के लिए, या फिर आपके घर में क्लीनिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो खाना बनाने के लिए, उसकी सर्विस मार्केट वैल्यू एस्टिमेट हम कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ सर्विस की वैल्यू मार्केट वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर सकते, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ये ध्यान से करना। किचन गार्डनिंग, आप घर पे ही अपने घर के गार्डन में सब्जियां उगा रहे हो, आप फार्मर नहीं हो, आप मार्केट में बेचने के लिए गार्डनिंग नहीं कर रहे हो, तो इसकी मार्केट वैल्यू भी एस्टिमेट हम नहीं करते हैं, तो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं किया जाता है। फार्मर की प्रोडक्शन काउंट होती, मेड की सर्विसेज काउंट होते हैं, लेकिन अपने ही घर में हम खुद को सर्विसेज दे रहे हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको बोलते हैं नॉन मार्केट ट्रांजेक्शन। ध्यान से करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स हम काउंट करते हैं, क्योंकि हम जब पूरी इकोनॉमी के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या मार्केट में बेचने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसकी मार्केट वैल्यू है। उसमें से हमने कुछ अपने लिए कंज्यूम कर लिया, तो वी कैन एस्टिमेट द मार्केट वैल्यू जो हमने खुद कंज्यूम किया है। तो गुड्स की वैल्यू यू कैन एस्टिमेट, बट सर्विस की वैल्यू यू कैन नॉट एस्टिमेट। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि नेशनल इनकम में सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स काउंट होता है, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज काउंट नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। उसके बाद है imputed value of owner occupied house should be included, very very important। अगर अपने ही घर में आप रहते हैं, रेंटेड हाउस में नहीं रहते हैं, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू ऑफ रेंट है यू कैन एस्टिमेट, क्योंकि आसपास के घरों का रेंट ऑलमोस्ट वही आपका रेंट होगा। तो जिसकी मार्केट वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं, और हम सेम सर्विस एंजॉय कर रहे हैं एज रेंटेड पीपल, तो उस रेंट को हम नेशनल इनकम में लेके चलते हैं। तो आप ध्यान रखना कि ऑनर ऑक्यूपाइड जो हाउस हैं, उनकी वैल्यू, इंप्यूटेड वैल्यू बोलते हैं उसको, दे आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड करना है इसको। उसके बाद 6 पॉइंट है चेंज इन स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। मैंने आपको कहा था अगर कोई रॉ मटेरियल का स्टॉक ही क्यों ना हो, और 1 साल हो गया उसकी सेल नहीं हुई, तो एट द ईयर एंड वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो उसको हमने ऐड भी किया था, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को हम लेकर चलेंगे, वो तो फाइनल है, तो वो आप लेके चलेंगे चेंज इन स्टॉक हमेशा से। ये प्रिकॉशंस थी। तो क्या लेते हैं क्या नहीं लेते नेशनल इनकम में, आपको समझ में आया होगा। ये वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशन है, ये करने के बाद आपको बाकी प्रिकॉशन भी आ जाएंगी समझ। डबल काउंटिंग लास्ट में करेंगे हम। सबसे पहले देखो इनकम मेथड की प्रिकॉशन क्या है। ट्रांसफर इनकम अभी हमने किया, नहीं लेते नेशनल इनकम में, क्योंकि ट्रांसफर इनकम्स तो वन साइडेड इनकम है। चैप्टर नंबर 1 में किया था रिवीजन में 4-5 दिन पहले आपने। फैक्टर इनकम लेके चलते हैं, तो ट्रांसफर इनकम आर नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम, क्योंकि उनमें कुछ सर्विसेज जनरेट नहीं हो रही है, गुड सर्विस का फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है। दूसरा, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड, उस पे कमीशन जो होगी वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। इनकम फ्रॉम शेयर्स बॉन्ड्स, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अगर शेयर को बेचने से, बॉन्ड्स को बेचने से, डिबेंचर को बेचने से, रिडीम करने से आपको इनकम हो रही है, दे नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम, क्योंकि शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर आर नॉट गुड्स। ये आज मेरा है कल किसी और का, ये सिर्फ पेपर क्लेम्स हैं, इन पे हम ऑनरशिप ट्रांसफर करते हैं बस, कोई गुड सर्विस का फ्लो जनरेट नहीं होता है। लेकिन जो ब्रोकर शेयर प्रॉफिट, शेयर बॉन्ड डिबेंचर्स को सेल परचेज करवा के प्रॉफिट कमाता है, उसकी कमीशन जो है ना वो नेशनल इनकम में ली जाती है। लेकिन शेयर्स बॉन्ड्स की वैल्यू नहीं ले सकते। 1 साल के अंदर पता नहीं कितनी बार ये शेयर्स ऑनरशिप चेंज करेंगे, बॉन्ड्स ऑनरशिप चेंज करेंगे, तो कितनी बार वैल्यू लेके चलेंगे। लेकिन जो आपको डिविडेंड मिलता है शेयर्स पे, आप लेके चलते हैं। लेकिन जो ब्रोकर को कमीशन मिलती है वो भी लेके चलते हैं, बट शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर की वैल्यू लेकर नहीं चलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छी गलती करते हैं बच्चे, ये आप मत करना। उसके बाद चौथा है विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स क्या होता है? कोई भी अबनॉर्मल इनकम, जैसे लॉटरी से इनकम हो गई, हॉर्स रेस पे पैसा लगा दिया उससे इनकम हो गई आपको, तो ऐसी इनकम्स अबनॉर्मल इनकम है, गुड सर्विस का फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो वो नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड होती है, वरना नेशनल इनकम बहुत ही ज्यादा आ जाएगी। उसके बाद इंप्यूटेड वाला पॉइंट अभी हमने किया है वैल्यूएड मेथड के अंदर,
सिक्स्थ प्रिकॉशन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अगर कोई भी पेमेंट हम पिछली यानी कि पास्ट सेविंग से पे करते हैं, उनका आज की नेशनल इनकम से क्या मतलब। जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि मैं अगर आज अपनी इनकम पे टैक्स भर रहा हूं, इनकम टैक्स जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं हम उसको पास्ट इनकम में से पे करते हैं, क्योंकि आज तो हम कमा रहे हैं, हमने पिछली इनकम पे टैक्स भरा है, पिछली इनकम से पे किया है, तो पास्ट सेविंग में से कोई भी पेमेंट आपने करी है, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, ये सब नेशनल इनकम में आज के नेशनल इनकम के फ्लो के अंदर कुछ जनरेट नहीं करेगा, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स लाइक इनकम टैक्स देख लो, वेल्थ, जितने भी डायरेक्ट टैक्स हैं, आप रट्टा लगाना चाहते हो लगा सकते हो इसका कि जितने भी टैक्स, डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी डायरेक्ट टैक्स होते हैं आप पास्ट सेविंग से पे करते हो, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इनडायरेक्ट टैक्स तो बिल्कुल इंक्लूड नहीं होंगे। आप सबको पता है कि नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी, और आप बता दो एफसी के अंदर तो कोई टैक्स नहीं होता, मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स होता है, मार्केट प्राइस में से माइनस करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, फिर आता है फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम होती है। तो इसलिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को हम बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे नेशनल इनकम में, क्योंकि वो मार्केट प्राइस के अंदर इंक्लूड होते हैं, एफसी के अंदर नहीं। तो टैक्स कोई भी हो, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, नॉट इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक एज वेल एज इन नेशनल इनकम। अब देखो एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशंस क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड की प्रिकॉशन में आप ध्यान से देखो कि इंटरमीडिएट गुड्स पे अगर आप कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल पे एक्सपेंडिचर जो होता है वो हम काउंट करके चलते हैं। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नेवर एवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, उस पे कमीशन अगर किसी को मिल रही है दे कैन इंक्लूड इन नेशनल इनकम। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स। मैंने अभी बताया था कि ये फाइनेंशियल एसेट्स हैं, पेपर क्लेम्स हैं, इनकी ऑनरशिप बहुत बार ट्रांसफर होती है, इस पे कमीशन ब्रोकर को मिल रही है, आप नेशनल इनकम में काउंट कर सकते हो, लेकिन इनकी वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं करोगे। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन सच एज, मैंने बताया था आपको कि अगर आप गुड्स, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स कर रहे हो आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विस कर रहे हो आप उसे इंक्लूड नहीं करोगे। लेकिन यहाँ सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स की बात हो रही है, जैसे जर्नल गवर्नमेंट है अगर फ्री सर्विस देती है हेल्थ की या फिर किसी एजुकेशन की, तो वो तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, उसको आप एक्सपेंडिचर मेथड में प्लस कर रहे थे, उसको आप लेके चलोगे। तो कोई भी खर्चा अगर खुद के प्रोडक्शन के लिए है, सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स है, उसको आप लेके चलोगे, बट सर्विस को लेके नहीं चलोगे। उसके बाद ये तीनों मेथड की प्रिकॉशन आपने ध्यान दिया होगा कि ऑलमोस्ट सेम है, 80% प्रिकॉशन सेम है, कुछ प्रिकॉशन है जो डिफरेंट है अलग अलग मेथड्स में। तो इन तीनों प्रिकॉशन का एक छोटा सा ना, अगर आपके पास संदीप गर्ग है तो उसमें एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, वहां लिखा हुआ है कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होंगे विद रीजन। एक बॉक्स सा बना हुआ है, 10-12 पॉइंट है बस नॉट इंक्लूडेड के अंदर, और इंक्लूडेड के अंदर भी उसके रीजंस को एक बार नजर मार लेना, क्योंकि रीजन सही होंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा। हाँ, एक ट्रिक मेरे पास है छोटी सी, अगर किसी भी क्वेश्चन का आपको रीजन समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि ये नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होना चाहिए बट रीजन मुझे नहीं पता, तो आप एक रीजन, बहुत कॉमन रीजन है वो सही होगा हमेशा आपका, लिख सकते हो कि इससे नेशनल इनकम के अंदर करंट कोई गुड सर्विस का फ्लो यानी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जनरेट नहीं हो रही है, इसलिए नेशनल इनकम में नहीं आएगा। ये रीजन कॉमन है, अगर याद ना आ रहा हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी पॉइंट के अंदर रीजन डाल दोगे, ये वाला, ये आप ध्यान रखना। तो पहला टॉपिक जो था प्रिकॉशंस, तीनों मेथड की आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। प्रिकॉशंस के बाद एक टॉपिक है दैट इज डबल काउंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डबल काउंटिंग टॉपिक बहुत इजी है बट हम छोड़ नहीं सकते किसी भी टॉपिक को। डबल काउंटिंग क्या होता है कि अगर नेशनल इनकम को मेजर करते वक्त कुछ गुड्स की वैल्यू एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में काउंट हो गई, तो उस प्रोसेस को, उस प्रॉब्लम को आप बोलते हैं डबल काउंटिंग। तो नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग होती कैसे है, इसमें एक बहुत फेमस एग्जांपल है फार्मर का और बेकर का। सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि फार्मर ने ना वीट प्रोड्यूस किया 50 किलो और 500 रुपए की वीट प्रोड्यूस की है, उसने सीड्स जो लगाए हैं उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम जीरो लेके चल रहे हैं फॉर एग्जांपल। 500 की उसने वीट बेची है। एक बात ध्यान रखना, हर प्रोड्यूसर अपनी गुड्स को, प्रोडक्शन को फाइनल ट्रीट करता है। वही फार्मर के लिए तो वीट इज फाइनल, सीड्स इंटरमीडिएट होते हैं, तो फार्मर ने वीट को फाइनल ट्रीट किया है तो उसके लिए फाइनल हो गया। 500 रुपए नेशनल इनकम में जोड़ दिए गए सपोज, क्योंकि फाइनल प्रोडक्शन है उसके लिए। वो फार्मर ने किसको बेचा है, फार्मर ने बेचा है फ्लोर मिलर को जो आटा बनाता है वीट से।
तो फ्लोर मिल ने क्या किया कि आटा खरीदा, सॉरी वीट खरीदी 500 रुपए की और उससे आटा बनाया और 700 रुपए का आटा इन्हें फ्लोर बेच दिया। तो फ्लोर मिलर के लिए तो 700 फाइनल है और वो फाइनली मानेगा इसको, ऑब्वियस उसके लिए तो वीट इंटरमीडिएट थी, तो इसने 200 रुपए का एक्स्ट्रा वैल्यू एडिशन किया, ये आप लेके चलो 200 रुपए का वैल्यू एडिशन। फार्मर का वैल्यू एडिशन पूरा 500 था क्योंकि हमने सीड्स की वैल्यू ली ही नहीं है, तो इसका पूरा वैल्यू एडिशन 500 रुपए का है और फाइनल भी 500 है। इसका फाइनल प्रोडक्शन 700 का है, 200 का इसका वैल्यू एड है क्योंकि 500 की वीट ली है, 700 का आटा बेचा, 200 रुपए का क्या है वैल्यू एडेड है। अब फ्लोर मिलर ने क्या किया है कि जो आटा बेचा है बेकर को बेचा है, बेकर ने 700 रुपए का आटा खरीदा है और उससे 1000 रुपए के बिस्किट्स बनाए या ब्रेड बनाए और बेच दिए। तो बेकर के लिए 1000 इज फाइनल, उसने फाइनल ट्रेड कर लिया और नेशनल इनकम में 1000 रुपए जोड़ दिए गए। सपोज इसने 700 का आटा लिया था और 300 का वैल्यू एडेड किया है, तब जाके 1000 रुपए के बिस्किट बने और बेचे गए हैं। तो आप ध्यान दो, हर प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को फाइनल ट्रीट कर रहा है। फार्मर ने 500 रुपए नेशनल इनकम में ले लिए, है ना, फ्लोर मिलर ने 700 ले लिए, 1200 हो गए टोटल, और बेकर ने पूरे 1000 ले लिए, तो 2200, 500, 700 और 1000, यानी कि 2200 रुपए नेशनल इनकम आ रही है। देखा जाए तो ब्रेड के अंदर ना फ्लोर की और वीट की वैल्यू दोनों काउंट हो गई है, तो डबल काउंटिंग हो गई। तो डबल काउंटिंग ना हो, इसका क्या मेथड है, क्या तरीके हैं? डबल काउंटिंग नहीं होगी अगर आप सीधा सीधा सबसे आखिरी वाला प्रोडक्शन की वैल्यू लेंगे, दैट इज 1000, तो 1000 नेशनल इनकम आनी चाहिए थी पर 2200 आई। एक तो ये तरीका है कि फाइनल आउटपुट लो, पर ऐसा नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है करना। फाइनल आउटपुट मेथड बोलते हैं इसको। अगर आप सबसे आखिरी प्रोडक्ट, ऐसे तो ब्रेड से भी कुछ बनता है ना, और भी कुछ बनेगा इससे, तो नहीं कर सकते हम, लेकिन एक तरीका है कि फाइनल आउटपुट मेथड लोगे तो उससे बेस्ट रहेगा, या फिर आप सबका सिर्फ और सिर्फ वैल्यू एडेड लो। अगर आप सिर्फ सबका वैल्यू एडेड प्लस करोगे तो भी नेशनल इनकम में डबल काउंटिंग नहीं होगी। देख करके देख लो, फार्मर का वैल्यू एडेड कितना था, 500, है ना, फ्लोर मिलर का 200, कितना हो गया 700, और बेकर का 300 वैल्यू एडेड था, कितना हो गया 1000, तो इससे भी 1000 नेशनल इनकम आ रही है। मतलब कि वैल्यू एडेड जोड़ लो सबका, या सिर्फ आखिरी वैल्यू फाइनल आउटपुट वैल्यू ले लो तो भी नेशनल इनकम सही आएगी। ये दो तरीके हैं। अब थ्योरेटिकल पोर्शन में आपसे पूछ सकते हैं, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिकली ये करना बहुत मुश्किल है। तो आपको क्वेश्चन आएगा डबल काउंटिंग क्या है, मीनिंग बता देना, जब नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो जाए, या फिर आप बताना उसके बाद फिर एक एग्जाम्पल फार्मर का और बेकर वाला, फिर बताना कि हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। दो मेथड है, फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड, इन दोनों से आप डबल काउंटिंग अवॉइड कर सकते हो। तो हमने अभी तक दो मेथड्स किए हैं, एक तो प्रिकॉशंस कर ली तीनों मेथड्स की, रिवाइज देखो रिवाइज करी है, रिवाइज मतलब रिवाइज याद कराना होता है, रिमाइंड कराना होता है। प्रिकॉशंस प्लस हमने किया डबल काउंटिंग। आई होप ये सारा मेरे से सुन के, क्लास लेक्चर सुन के आपको रिवाइज तो हो ही गया होगा कि ये सब क्या था, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो। पहले नहीं पढ़ा हुआ, मैं बार बार क्लास में बोल रहा हूँ, अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा तो ये मत सोचो 15 मिनट में आपका सब कुछ हो जाएगा, गो फॉर लॉन्ग वीडियोस। तो रिवाइज करना है तो ये बेस्ट है, ठीक है। तो प्रिकॉशंस एंड डबल काउंटिंग आप कर चुके हैं। अभी इस चैप्टर में दो टॉपिक और बाकी हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी विद डिफ्लेटर, और जीडीपी एंड वेलफेयर। ये दो टॉपिक बाकी हैं, है ना। ये दो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट रिवीजन क्लास में, क्योंकि 15 मिनट रिवीजन सीरीज है, ऑलरेडी 18 मिनट हो चुके हैं। ये दोनों जो थ्योरी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अगली वाली थ्योरी और इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप वो थ्योरी करेंगे, रियल नॉमिनल जीडीपी वाली और जीडीपी एंड वेलफेयर। जो आज मैंने थ्योरी कराई है, इसके लिए आपका एक होमवर्क है, आपकी संदीप गर्ग में 80 टू 81 पॉइंट्स हैं कुछ, जिसमें लिखा है कि नेशनल इनकम में काउंट होंगे या नहीं होंगे विद रीजन। उनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना प्रिकॉशंस को पढ़ने के बाद। ये 6 नंबर का आ सकता है, 6 का नहीं तो 4 का डेफिनेटली आ सकता है, अच्छे से करना। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।